प्रहार प्रभात देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं तिशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, बिलासपुर की आईटी में पढ़ने वाले युवक की मौत की खबर सामने आई है। शौचालय में संदिग्ध परिस्थितियों में इस बच्चे का शव बरामद किया गया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं बिलासपुर से, जहां पर बिलासपुर के आईटी में एक बच्चे का शव बरामद किया गया है शौचालय से। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है कि कैसे ये दुर्घटना घटी। आईटी में पढ़ने वाले युवक का शव शौचालय में संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद किया गया है। कि पूरी घटना कैसे घटित हुई और कैसे इस युवक की मौत हुई, इस छात्र की मौत हुई। शौचालय में संदिग्ध परिस्थितियों में इस युवक का शव मिला है। ये कैसे हुआ और इसके पीछे कौन कौन लोग हैं, किन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया, या फिर ये एक सुसाइड केस है, इसकी जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। मामले का संज्ञान पुलिस ले चुकी है। आईटी में पढ़ने वाले युवक की मौत की खबर सामने आई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं बिलासपुर से, जहां आईटी में पढ़ने वाले युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है और शौचालय में इस युवक का शव बरामद किया गया। सुभाष ठाकुर हमारे संवाददाता बिलासपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुभाष, क्या है ये पूरा मामला, किस तरह से इस युवक की मौत हुई और कौन लोग हैं इसके पीछे, या फिर सुसाइड मामला, कुछ जानकारी अभी तक सामने आई है? जी बिल्कुल, पिछले कल सोमवार को दिन के समय एक युवक जो आईटीआई बिलासपुर में पढ़ता है, उसका यहाँ पर जो बिलासपुर में पूर्ण मॉल बना है, उसके शौचालय में संदिग्ध परिस्थितियों में दिन के समय उसका शव वहाँ के जो वहाँ पर लोग घूम रहे थे उन्होंने देखा। तो अभी तक इस युवक के शव की जो शिनाख्त हुई है, बदसौर का रहने वाला ये युवक बताया जा रहा था। और सुबह जैसे ही घर पे यहाँ रोजाना की तरह आईटीआई के लिए जाता था, तो वो आईटीआई के लिए ही गया हुआ था। लेकिन पुलिस की छानबीन में यह पता चला हुआ है कि इसके साथ एक और अन्य युवक लगातार रोजाना इसके साथ आईटीआई जाता था। अब उससे भी पूछताछ की जा रही है कि कल वह इसके साथ था या नहीं था और ये क्यों पुलना मॉल की तरफ गया था। जो शुरुआती छानबीन पुलिस ने भी की है सुभाष, अभी उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आया? क्या कोई निष्कर्ष तक पुलिस पहुंच पाई है अभी तक इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, जो दूसरा युवक है उससे पूछताछ जारी है। अभी तक उसने यह नहीं बताया है कि यह क्यों वहां गया था और क्या है, इसकी अभी तक पूरी जानकारी हमें नहीं मिली है। तो लेकिन आज इसका पूरा खुलासा हो सकता है कि शौचालय में जो युवक का शव मिला हुआ है, या इसकी मौत हुई है या कुछ और अन्य कारण रहे होंगे। चलिए ठीक है सुभाष, आप नजर बनाए रखें। अपडेट इस खबर पर आगे आपसे लेंगे। फिलहाल जुड़ने के लिए शुक्रिया। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। बता दें कि बीजेपी के नैना देवी मंडल की ओर से रेलवे कंपनी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। ये प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी विधायक रणधीर शर्मा के नेतृत्व में किया गया है। तो वहीं सैकड़ों लोगों ने सर्किट हाउस से डीसी कार्यालय तक नारे लगाए और डीसी को अपनी मांगों का ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन दिया था। ये जो ब्रुकली बरमाना रेलवे लाइन है, इसमें जो कंपनियां निर्माण कार्य में लगी हैं वो दादागिरी कर रही हैं, जनता के हितों का खिलाफ काम कर रही हैं। विशेषकर जो सोहान पंचायत का खैरिया गांव है और कोठीपुरा पंचायत के न्यायसारली गांव की बल पालंगरी है, इन गांव के नीचे से सुरंगें जा रही है, सुरंगों का निर्माण चला है और अंधाधुंध ब्लास्टिंग की जा रही है, जिसके कारण वहाँ घरों को दरारें आ गई। घरों से यहाँ तक टाइलें गिरती हैं, जैसे ब्लास्टिंग होती है सारे कंपन आ जाती है और कई बार जो है वो टाइलें या जो प्लस्तर होता है वो उखड़ कर गिरता है। भगवान की दया से अभी तक कोई दुर्घटना नहीं घटी, परंतु जब ऐसे कोई टाइल या कोई ऐसे मटेरियल गिरेगा, अगर नीचे कोई बच्चा हो तो कोई भी दुर्घटना घट सकती है। इसलिए हमने ज्ञापन दिया था कि उस ब्लास्टिंग को रोका जाए, परंतु अभी तक ब्लास्टिंग को रोका नहीं गया। बार बार कहने के बावजूद भी जब नहीं रोका गया, तो आज हमने प्रदर्शन करने का ये जो है आज काम किया है। तो वही 1 अगस्त से प्रसिद्ध किन्नर कैलाश यात्रा की शुरुआत होगी। ऐसे में यात्रा को लेकर प्रशासन की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
वहां यात्रा के लिए ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए आवेदन कर सकते हैं। इस वर्ष जहां तांगलिंग गांव से किन्नर कैलाश की यात्रा की जाएगी, तो वहीं पूर्बनी गांव से भी प्रशासन ने यात्रा के लिए निर्देश जारी किए हैं। लेकिन पूर्बनी गांव से यात्रा शुरू करने के लिए पैदल मार्गों की दिशा को ठीक करने और पीने के पानी की सुविधा और अन्य व्यवस्थाओं को पूरा किया जा रहा है। जहां तक मेरे को ध्यान है, जो हमारी सब डिवीजन लेवल की टीम है एसडीएम कल्पा की अध्यक्षता में, वो इस जो यात्रा है हमारी किन्नर कैलाश उसको मैनेज कर रहे हैं। और इनिशियली जैसे कि पूर्बनी वाले रूट को भी ओपन करने की बात हुई थी, बट आई थिंक प्रिलिमिनरी असेसमेंट जो की थी तो उसके एक दो स्पॉट थे जो थोड़े से टफ लगे थे टीम को, तो आई होप उसको हम टाइमली तरीके से कोशिश करेंगे कि उसको भी थ्रू किया जाए। और अगर बाई चांस अगर दिक्कतें आती हैं उसमें, अगर वो सेफ नहीं है, तो जो नॉर्मल हमारा हर साल की तरह ट्रेडिशनल रूट है उसी के थ्रू ये यात्रा कवर की जाएगी। हालांकि ये यात्रा में अगर किसी भी टाइम पे हमको ऐसा लगता है कि मौसम खराब है और लोगों की जान माल को खतरा है, तो वी विल टेक द डिसीजन अकॉर्डिंगली वेदर कंडीशंस को देखते हैं। और वही बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सहकारिता अपनी अहम भूमिका निभा रही है। वहीं सहकारिता के माध्यम से आज देश में करोड़ों लोगों को रोजगार मिल रहा है। ऐसे में हथकरघा के क्षेत्र में भी कुल्लू जिले की सहकारी सभा भट्टिका देश विदेश में कुल्लूवी उत्पादों को एक अलग पहचान देने में जुटी हुई है। और भट्टिका सोसाइटी के इन कार्यों को देखते हुए मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसका जिक्र किया है। साथ ही भट्टिकों के उत्पाद आज देश में, दुनिया में काफी पसंद किए जा रहे हैं। भुट्टिको जो है ये 1944 में रजिस्टर्ड हुई थी लाहौर पंजाब में। उसके बाद इसने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। 44 से 56 तक के अपने मकसद को हासिल नहीं कर पाई और काम शुरू नहीं कर पाए, पर जब स्वर्गीय ठाकुर बेदराम जिसमें आए 56 में, उसके बाद सोसाइटी ने आगे बढ़ना शुरू किया। उन्होंने भुट्टिको की एक मजबूत नींव रखी, एक क्लियर विजन दिया और कैसे वर्करों का और साथियों का और सबका ध्यान रखना उसके बारे में एक ध्यान दिया, और कुछ शोरूम भी उन्होंने अपने निकाले। आज जो भुट्टिको उसके लगभग 35 शोरूम है। इंटरनेशनल और नेशनल एग्जीबिशंस में हम लोग जाते हैं, फिर वेबसाइट के थ्रू भी सेल होती है, फिर अमेज़न है, दूसरों के थ्रू भी सेल होती है, एक्सपोर्ट भी करते हैं। और उसके साथ साथ हमें ये अपार खुशी है और अपार हमें प्रसन्नता हो रही है। हम बहुत आभारी है यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने कुल्लू हिमाचल प्रदेश देश के बुनकरों के बारे में बात कही है और उनके गौरवमयी इतिहास के बारे में बताया है। डिजाइन पे डिपेंड होता है, कोई शॉल 2 दिन में निकलती है, 3 दिन में, 5 डिजाइन पे ही। शुरू में तो हमने जैसे मफलर बनाया, फिर स्टॉल बनाया, उसके बाद शॉलें बनाई। अब शॉलों में बाणे वाले डिजाइन बनाते हैं हम और टिपिकल भी बनाते हैं। जो टिपिकल होता है उसमें लेचे लेते हैं हम, और जो बाणे वाला होता है उसमें बाणे के साथ डिजाइन चलता है। आज के आधुनिक दौर में जहां मोबाइल आम इंसान से लेकर करोड़पति तक की सबसे बड़ी जरूरत बन गई है, मोबाइल पर ही देश का व्यापार टिका हुआ है। लेकिन वही ये मोबाइल की आदत हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक भी साबित हो रही है। इसी को लेकर सोलन के स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर कुशल तिवारी ने बताया है कि आज के दौर में सर्वाइकल की बीमारी से हर 10वां व्यक्ति प्रभावित है। तो वहीं इस बीमारी की जांच में पता चलता है कि इसकी मुख्य कारणों में से एक सबसे बड़ा कारण मोबाइल ही है, जिसकी वजह से हमारी गर्दन हमेशा झुकी रहती है। ज्यादा झुकने की वजह से गले और रीढ़ की हड्डी में झुकाव आ जाता है, जो सर्वाइकल का कारण बनता है। तो यूजली जब हम नेक को ज्यादा फॉरवर्ड रखते हैं, ग्रेविटी लाइन से आगे की तरफ ज्यादा झुका के रखते हैं, उससे सर्वाइकल क्रिएट होता है। ये नेक के खराब पोस्चर के कारण होता है। जब आपका नेक लगातार साइड बेंडिंग में रहता है या फिर फॉरवर्ड बेंडिंग में रहता है, तब आप में सर्वाइकल सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। इसके होने के मुख्य जो कारण होते हैं, जैसे कि आज हम डिजिटल वर्ल्ड में रहते हैं, तो जो मुख्य कारण है मोस्टली मोबाइल यूजर्स हैं,
तो वो एवरी डे दे आर यूजिंग मोबाइल फ़ोन, तो उसको उठाने की बजाय वो नेक को डाउन करके दे आर यूजिंग कंटिन्यूसली, तो वो एक सबसे बड़ा कारण हो सकता है। कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं या फिर बच्चे हैं जो लगातार स्टडी करते हैं, एल्बो का सपोर्ट लेके वर्क कर रहे होते हैं और नेक को आगे की तरफ झुका लेते हैं। इसके साथ डेली एक्टिविटीज़ में कई बार वो नेक फ्लेक्शन करते हैं लेकिन नेक को पीछे की तरफ नहीं लेके जाते। तो ये सारी जो परेशानियां हैं, बार बार गर्दन को आगे झुका के रखना और इस एक्टिविटी को पूरे दिन लगातार करते रहने से सर्वाइकल की प्रॉब्लम शुरू होती है। बिलासपुर में स्थित एम्स में बहुत सारी कमियां हैं, जिस वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं इन कमियों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार को कदम उठाने चाहिए। जल्द ही इस बारे में प्रदेश और केंद्र सरकार को ज्ञापन सौंपा जाएगा। ये बात स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष गौरव शर्मा ने बीते कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बिलासपुर एम्स में अल्ट्रासाउंड करने के लिए 6 महीने बाद की डेट मिलती है, जिसके चलते मरीजों को बाहर निजी लैब में जाकर अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ रहा है। धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं शिक्षा और स्वास्थ्य का चेयरमैन समिति से बना हूँ, जिला परिषद से। तो कुछ समस्याएं आपके सामने मैंने रखी हैं। जैसे कि मैं रेगुलर विजिटर हूँ एम्स का, पेशेंट्स को लेकर भी वहाँ कुछ समस्याएं हैं। जैसे IOPD की बात मैंने आपके सामने रखी, ये आज तक एक भी ऑपरेशन वहाँ पर नहीं हुआ, लोगों को काफ़ी लंबी डेट्स बाहर लेनी पड़ रही हैं। दूसरा मैंने बताया कि जो यहाँ पर डिलीवरीज हो रही हैं एम्स में, उनके पैसे लग रहे हैं और डेट्स बड़ी लंबी हैं। RH के मुकाबले एम्स में कम डिलीवरीज हो रही हैं। थर्ड मैंने जो रखा, आपके सामने रखा लैब्स का। जितने भी वहाँ पर लैब्स हैं वो आउटसोर्सिंग पे हैं और आदमियों को वहाँ पैसे देने पड़ रहे हैं टेस्टों पे, और पैसे भी थोड़े नहीं हो रहे हैं, 2 से 3 हज़ार रुपये तक वो ले पा रहे हैं। इसके बाद हमने बात करी पार्किंग की, कि जब पार्किंग में नीचे गाड़ी खड़ी कर देते हैं हम एम्स में, उसके बाद ऊपर आने के लिए आदमी को बड़ी समस्या होती है। तो उसके लिए हमने आपके सम्मुख बात रखी कि थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल व्हीकल और बढ़ाए जाएँ। हमने बात आपके सामने रखी, जो कैंटीन है वहाँ पर खाने का, लंच और डिनर का कोई सुविधा नहीं है। डॉक्टर्स कुछ चले जा चुके हैं, नर्सिंग स्टाफ ज़्यादा है, रहने के लिए जो उनके लिए एकोमोडेशंस हैं वो कम है। नाहन में रेणुका बांध विस्थापित संघर्ष समिति ने डीसी सिरमौर सुमित खिमटा से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने रेणुका बांध विस्थापितों से जुड़ी मांगों को लेकर डीसी को ज्ञापन सौंपा। वहीं बांध विस्थापितों ने आरोप लगाया है कि बांध प्रबंधन की ओर से उनकी मांगों को दरकिनार किया जा रहा है, जिस वजह से विस्थापित होने वाले सैकड़ों परिवारों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिलाधीश महोदय से मिले, जिसमें रेणुका बांध विस्थापितों की समस्याओं को हमने रखा और मुख्यतः उसमें जो हमने मांगे रखी है कि गृहविहीन जो हाउसलेस है और लैंडलेस है, उनकी जल्द से जल्द जो है ना लिस्ट जारी की जाए। और हाउसलेस का हमने ज़्यादातर मतलब यानी कि बात रखी है, क्योंकि उसमें जो लोगों के जो मकान है उसकी ना तो वो मेंटेनेंस कर पा रहे हैं, और जो सरकारी संस्थान है वो भी जर्जर की हालात में इस समय पड़े हैं, और कभी भी वहाँ पे जो है ना मिस हैपनिंग हो सकती है कि मकान टूट सकता है या छत गिर सकती है। तो हमारा ये मानना है कि जल्द से जल्द या तो जो है ना लोगों का रिहेबिलिटेशन किया जाए, ताकि जो है ना वो वहाँ पे अपना पुनर्स्थापन कर सके। किन्नौर की कई जगहों पर नालों में अचानक बाढ़ आने से जिले में काफी नुकसान हुआ है। फिलहाल किसी प्रकार के जान माल की हानि नहीं हुई है, लेकिन प्रशासन की ओर से लोगों से इन सभी नालों के पास न जाने का आग्रह किया जा रहा है। तो वहीं डीसी डॉक्टर अमित कुमार शर्मा ने जिले में हल्की बारिश से उठे नदी नालों के बाढ़ पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि नाले में भयंकर बाढ़ से भूमि कटाव हुआ है, साथ ही नुकसान के आकलन हेतु राजस्व विभाग को निर्देश भी दिए हैं। जी, इस मॉनसून सीजन में अभी तक अगर हम देखें तो ट्रेडिशनली तो हमारे NH के जो पॉइंट्स हैं, नाथपा और बिगुसरी पॉइंट है, वही हमारे लिए कॉज ऑफ कंसर्न रहते थे। परंतु पिछले हफ्ते में अगर हम बात करें तो जैसे कि जो हमारा भोगटू पुल है उसके एक पॉइंट के सबसाइड हो जाने की वजह से पानी जो आया उसमें NH हमारा 3 जगह पे ब्लॉक था। उसी के साथ जैसे पिछले कल अगर हम बात करें तो हांगू के अपोजिट काडोगरी, रिस्पा और ग्याबुंग में
कल फ्लैश फ्लड और जो नालों का उफान की वजह से कुछ नुकसान होने की खबरें आई हैं। हालांकि जो पिछले कल के इंसिडेंट्स हैं उनका जो डैमेज रिपोर्ट है वो आज, और उसके संबंधित कितना नुकसान हुआ सरकार को पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसकी रिपोर्ट आज सबमिट हो जाएगी। उसके अलावा अगर हम बात करें तो अभी तक टोटल हमारे पास 3 करोड़ तक का, 3.5 करोड़ का अप्रोक्सीमेटली नुकसान है जो कि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को हो चुका है, जिसमें सबसे ज्यादा अप्रोक्सीमेटली और 72 लाख। किन्नौर के हांगरंग घाटी में पहली बारिश शुरू हो गई है, तो वहीं पहली बारिश की शुरुआत के बाद ही बारिश ने घाटी में खतरे का संकेत भी दे दिया है और घाटी के एक बड़े पहाड़ के मध्य नाले में मलबे ने बाढ़ का रूप धारण कर लिया है। इसी को लेकर प्रशासन ने जिले में हल्की बारिश की दस्तक के बाद लोगों को नदी नालों और पहाड़ों की ओर न जाने का आग्रह किया है। और अब आपको बता दें कि सोलन में इनर व्हील क्लब की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में चेयरमैन संगीता तरहेन बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। उनकी अध्यक्षता में नई कार्यकारिणी का गठन भी किया गया, जिसमें कंचन बाला जसवाल को सर्वसम्मति से क्लब का अध्यक्ष चुना गया। वहीं इस मौके पर पूर्व अध्यक्ष मोहिनी सूद और उनकी टीम ने कार्यकाल में हासिल की उपलब्धियों के बारे में विस्तृत जानकारी भी दी। इंस्टॉलेशन थी और हमारा जो हमारा IWC है, सोलन सिटी है, ये एक वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम जो है वो समाज सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। तो आज के दिन हमने यहाँ पे ओछघाट स्कूल की 21 लड़कियों को हमने अडॉप्ट किया है, जिसमें से 11 लड़कियों की हम साल भर जो स्टेशनरी की रिक्वायरमेंट है वो हम उनको प्रोवाइड करवाएंगे, प्लस जो 11 गर्ल्स हैं उनकी हम फीस जो है साल भर की वो। नमस्कार, मैं संगीता त्रिहन, पास्ट डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन इनर व्हील डिस्ट्रिक्ट 308। आज यहाँ इनर व्हील क्लब सोलन सिटी के इंस्टॉलेशन सेरेमनी के लिए आई हूँ। नई प्रेसिडेंट कंचन बाला जसवाल और उनकी टीम का आज इंस्टॉलेशन हुआ। अगले आने वाले वर्ष 2024-25 में कंचन और उनकी टीम क्लब का कार्यभार संभालेंगे। और पिछले वर्ष मोहिनी के द्वारा किए गए जो कार्य थे, मैंने उनको भी सुना, देखा, समझा, बहुत अच्छा काम किया। और मैं विश्वास है मुझे पूरा कि कंचन भी जो है वो किसी भी तरह से किसी भी कार्य के लिए पीछे नहीं रहेंगी और जितना हो पाएगा वो अपने समाज के लिए, हमारे उसके लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। इनसे पहले जो प्रधान थी मोहिनी, उनका कार्यकाल भी बहुत अच्छा रहा। मैं क्योंकि लोकल हूँ, मैं सोलन शहर की ही हूँ, तो इन क्लब्स को सुबह शाम दिन रात इनका क्या चल रहा है मुझे पता रहता है। और सोलन सिटी जो है बहुत नया छोटा सा क्लब है, लेकिन मैंने इतने वर्षों में देखा है कि वर्ष दर वर्ष ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं और धीरे धीरे अपनी जो शहर में एक पहचान सोलन सिटी के नाम से, इनर व्हील सोलन सिटी के नाम से अपनी पहचान बनाते जा रहे हैं। चलिए, फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए, देखते रहिए जनता टीवी।